हेलो फ्रेंड, आइए अब एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जहांगीर। जहांगीर अकबर के बाद अब आइए आगे देखते हैं जहांगीर को, जिसके शासन का टाइम है 1605 से लेके 1627। 1605 से लेके 1627 ये इसके जहांगीर के शासन का टाइम है। जहाँ तक जहांगीर की बात है तो जहांगीर के पिता का नाम होता है अकबर। पिता का नाम अकबर और माता का नाम मरियम उज़्ज़मानी। मरियम उज़्ज़मानी यानी जोधाबाई। जोधाबाई, ठीक है, मरियम उज़्ज़मानी, जोधाबाई। और इसके गुरु का नाम होता है गुरु अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर ने जब अकबर को कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहा था तो ऐसी अवस्था में इसने जो है बड़ी मन्नतों के बाद, एक लंबी मन्नतें मानी इसने, और बड़ी मन्नतों के बाद शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में काफ़ी बार इसने मत्था टेका। और उसके बाद काफ़ी मन्नतों के बाद जो है शेख सलीम फतेहपुर सिकरी स्थित शेख सलीम की कुटिया के संत के आशीर्वाद से जो है इसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और इसका जन्म जो होता है वो जोधाबाई या मरियम उज़्ज़मानी के गर्भ से इसका जन्म हुआ था। तो जोधाबाई या मरियम उज़्ज़मानी के गर्भ से इसका जन्म हुआ और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म होता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया जाता है सलीम। तो सलीम इसका नाम कैसे रखा गया? तो शेख सलीम के आशीर्वाद से चूँकि इसका जन्म होता है और इसीलिए शेख सलीम के नाम पर ही इसका नाम सलीम रख दिया गया। और प्यार से अकबर इसे शेखू बाबा कह के बुलाता था। शेखू बाबा इसे प्यार से अकबर, चूँकि अकबर का बड़ा लाड और प्यार मिलता था, बड़ा दुलारा लड़का होता था, अकबर इसको बहुत स्नेह और प्यार करता था, इसीलिए इसे प्यार से शेखू बाबा कह के बुलाता था। और प्रारंभिक समय में इसकी शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की गई और शिक्षा दीक्षा का पूरा भार जो है अब्दुल रहीम खान खाना को दिया गया, जो बैरम खां का पुत्र था। बाद में सलीमा बेगम से इसने जब अकबर ने विवाह कर लिया था तो एज ए पुत्र की तरह अब्दुल रहीम को अपने पास रखा और बाद में खान खाना की उपाधि। तो इसको जो है जहांगीर या सलीम के शिक्षक के रूप में इसकी नियुक्ति की। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है जहांगीर को शिक्षित किया। पूरी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था जो है अब्दुल रहीम खान खाना के संरक्षण में, देख रेख में चलती है। तो इसको जहांगीर को जो है पूरी तरह से जो है, चूँकि इतना अधिक लाड प्यार इसको मिला, अकबर ने इससे इतना अत्यधिक प्रेम किया, स्नेह किया, उसी प्रेम के कारण ये थोड़ा सा बिगड़ैल स्वभाव का हो जाता है और ये मदिरा पान करने लगता है, शराब का सेवन करने लगता है, शराब का शौकीन हो जाता है। और उसके बाद इसका पहला विवाह जो होता है, प्रथम विवाह इसका हुआ था वो भगवान दास की पुत्री होती है, जिसका नाम होता है मानबाई। और ये मान सिंह की बहन होती है। भगवान दास का पुत्र मान सिंह की ये बहन और भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ इसका पहला विवाह होता है। और इसका दूसरा विवाह जो होता है जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री, जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री, जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री होती है जगत गोसाई। जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, इसको एक और नाम से जानते हैं जोधाबाई। विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ इतिहासकारों ने ये बताया कि जगत गोसाई जोधाबाई असली जोधाबाई यही हैं।
जोधाबाई यही हैं, इन्हीं का नाम जोधाबाई था। लेकिन बाद में इतिहास में जो ज़्यादा प्रचलित नाम हुआ वो मरियम उज़ ज़मानी का नाम हुआ, जिसको जोधाबाई के नाम से अकबर की पत्नी के रूप में इसको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली जोधाबाई को। और इसके नाम के साथ जोधाबाई लगा ज़रूर होता है, लेकिन इसका नाम उतना ज़्यादा इतिहास में फेमस नहीं होता जितना इस जोधाबाई का नाम हो जाता है, और इसीलिए इसके नाम के साथ जोधाबाई का ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा। और वास्तविकता में इसका ही नाम होता है जोधाबाई, जगत गोसाई का। ठीक है, तो इसका दूसरा विवाह होता है जगत गोसाई जोधाबाई उदयपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। भगवान दास की पुत्री मानबाई से इसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम होता है शहजादा खुसरो। शहजादा खुसरो, ठीक है, शहजादा खुसरो से इसका का जन्म जो है मानबाई से हुआ था। और दूसरे जगत गोसाई जोधाबाई से खुर्रम का जन्म हुआ था। खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो खुर्रम का जन्म होता है जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से इसका जन्म हुआ था। और इसकी अन्य पत्नी थी साहिल ए जमाल। साहिल ए जमान, शहजादा परवेज़ का इससे जन्म हुआ था। शहजादा परवेज़, कहीं कहीं परवेज़ मिलता है, परवेज़, शहजादा परवेज़। शहजादा परवेज़ का जन्म हुआ है साहिल ए जमाल से हुआ था। और इसकी एक अन्य जो है रखैल से एक अन्य पुत्र का जन्म हुआ। इसकी एक रखैल थी, रखैल, जिससे शहजादा शहरयार का जन्म हुआ था। शहजादा शहरयार का जन्म इसके एक रखैल से हुआ था। जबकि साहिल ए जमाल का जन्म शहजादा परवेज़ का जन्म साहिल ए जमाल से हुआ था। और उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई से शहजादा खुर्रम का, और खुसरो का मानबाई से। तो इसकी कुछ ऐसी फेमस पत्नियां होती हैं जिनके बारे में हमने बात की। और इसकी एक और फेमस पत्नी होती है जिसका नाम होता है नूरजहाँ, ठीक है। अली कुली बेग की ये विधवा पत्नी होती है, अली कुली बेग, ठीक है। अली कुली बेग, बाद में अली कुली बेग की मृत्यु के बाद इसको अकबर की पत्नी के संरक्षण देखभाल के लिए इसको नियुक्त किया जाता है, नूरजहाँ को। और उसी दौरान जब पहली बार ये नूरजहाँ को देखता है जहांगीर, तो नूरजहाँ की खूबसूरती पर ये आकर्षित होकर मोहित हो जाता है। और इसीलिए जो है जिसको नूरजहाँ को रुकैया बेगम की सेवा में रखा जाता है। रुकैया बेगम शहजादा, जो कि इसके चाचा हिंदाल की पुत्री थी रुकैया बेगम। अकबर के चाचा हिंदाल की पुत्री होती हैं रुकैया बेगम, उसी से उसने विवाह कर लिया था। तो रुकैया बेगम की सेवा में इसे नूरजहाँ को रखा जाता है। और उसी नूरजहाँ से पहली बार नूरजहाँ का ये दीदार उसी समय करता है जब ये इसकी सेवा में आई थी, रुकैया बेगम की सेवा में। और इसकी खूबसूरती पर ये पूरी तरह से जहांगीर मोहित हो जाता है और बाद में इससे विवाह करना चाहता है, ठीक है। और इसका विवाह अली कुली बेग से हुआ था, तो अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में आगे चल के इसने नूरजहाँ के साथ विवाह की, ठीक है। नूरजहाँ, जहाँ तक नूरजहाँ का नाम है, तो नूरजहाँ का नाम मेहरुन्निसा होता है, मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा इसका मूल नाम होता है नूरजहाँ का, ठीक है। ये अगर आपसे पूछे कि नूरजहाँ का एक और नाम, चूँकि मेहरुन्निसा इसका पहले नाम होता है, मेहरुन्निसा से ही बाद में नूरजहाँ इसको नूरजहाँ की एक उपाधि देकर संबोधित करता है। नूर का मतलब होता है प्रकाश, जहाँ का मतलब होता है संसार। जो संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करे उसका नाम हो जाता है नूरजहाँ, ठीक है। तो नूरजहाँ इतनी खूबसूरत थी कि जिसके प्रकाश से जो है जहांगीर हमेशा प्रकाशित रहता था, और इसीलिए जो है इसने नूरजहाँ की सी उपाधि दी, ठीक है। तो ये इसकी सारी पत्नियां रहीं जिनसे इसने विवाह किया। जहांगीर, शाहजहाँ, जहांगीर या सलीम। तो ये सलीम के प्रारंभिक जीवन की बातें हमने अभी की आपसे कि कैसे कैसे इसका प्रारंभिक जीवन होता है। अब आगे प्रारंभिक जीवन के बाद
लगभग 3 नवंबर 1605 में आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है। अकबर के जीवन काल में ही इसने विद्रोह भी कर दिया था। चूँकि बड़े अकबर ने इसको इतने ज़्यादा लाड प्यार से पाला था, एक लंबे समय तक अकबर शासन करने लगता है, और जब एक लंबे समय तक ये शासन करने लगता है तो इसके शासन से ये परेशान हो जाता है, और परेशान होकर जहांगीर ने जो है अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रचा, विद्रोह कर दिया और ये भागकर आगरा चला आता है इलाहाबाद। जब ये इलाहाबाद भागकर चला आता है तो यहाँ आने के बाद स्वतंत्र शासक की तरह ये व्यवहार करने लगता है, और इसी से अकबर दुखी हो जाता है। तो अकबर के जीवन के आखिरी समय बड़ा कष्टकारी होते हैं, और इसके पुत्र सलीम ने इसके साथ के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा, विद्रोह किया। और चूँकि अकबर के 2 पुत्र शहजादा मुराद और शहजादा दानियाल, तो शहजादा दानियाल और शहजादा मुराद की मृत्यु अकबर के जीवन काल में ही उसी दौरान, इससे पहले ही हो जाती है। तो एकमात्र पुत्र सलीम बचता है, और इसीलिए और सलीम से इसका चूँकि विशेष लगाव भी होता है, इसीलिए ये सलीम को दंडित भी नहीं करता और बाद में माफ़ भी कर देता है। और इसी के इशारे पर छत्रसाल नरेश वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करा दी थी। तो कहीं न कहीं अकबर के जीवन के आखिरी समय इसने अकबर को बड़ा दुखी कर दिया था, लेकिन फिर भी चूँकि इतना लाड प्यार से इसने पाला था कि इसी के कारण इसने दंडित नहीं किया, हर बार इसे छोड़ देता था। और बाद में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो अकबर की मृत्यु के बाद शहजादा सलीम 1605 ईस्वी में 3 नवंबर 1605 ईस्वी में ये शासन सत्ता पर आसीन हुआ। तो शासन सत्ता पे 3 नवंबर 1605 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ, और इसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। तो बादशाह गाजी, नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुग़ल शासक ने पहली बार गाजी की उपाधि धारण की थी। तो आप बता सकते हो कि जहांगीर, इससे पहले इसका नाम सलीम कह के संबोधित किया जाता है, लेकिन जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो इसने जहांगीर के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया और गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। तो गाजी का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। कभी भी अगर आपसे पूछ सकता है कि गाजी का अर्थ क्या होता है या किसे गाजी कह के संबोधित किया जाता है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिर जो गैर मुसलमान होते हैं उनको काफिर शब्द कह के संबोधित किया जाता है, ठीक है, चाहे वो हिंदू सिख ईसाई पारसी जो भी हो। तो इन ऐसे लोगों को काफिर कह के संबोधित किया जाता है, ठीक है। और गाजी की उपाधि ये जहांगीर धारण करता है, और गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिर मैंने बताया ही आपको काफिर कैसे कहते हैं। तो इस तरीके से जहांगीर ऐसा पहला शासक होता है जिसने गाजी की उपाधि धारण की। और उसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण करने के बाद जहांगीर अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किया, जिनमें से एक अब्दुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित करते हुए जहांगीर ने उदारता से अपना शासन का काल आरंभ किया। जैसे अकबर ने उदारता की नीति का पालन किया था, उदारता के साथ लोगों के साथ बड़ा उदारतापूर्वक व्यवहार किया, ठीक उसी तरीके का व्यवहार जहांगीर ने भी शासन के प्रारंभिक समय में इसने उदारता की नीति अपनाई, ठीक है। सभी के साथ इसने उदारता का व्यवहार किया, और उस उदारता के व्यवहार के क्रम में इसने जो है जहाँ अबुल फजल का जो हत्यारा होता है वीर सिंह बुंदेला, उसको एक उच्च पद आसीन किया, और इसने लोकहितकारी आदेश के दिए, जिसमें जागीरदार सरकारी अधिकारी गांवों सड़कों के निकट कुएं और सराय बनवाए। व्यापारियों के सामान की बिक्री के लिए सामान की बिना उनकी इच्छा की तलाशी नहीं ली जाए। किसी के घर पर ज़बरदस्ती अधिकार न किया जाए। अपराध के दंड स्वरूप किसी के नाक कान न काटे जाएं। तो ये ऐसे कुछ कार्य रहे जो इसके प्रारंभिक अवस्था में, जब ये प्रारंभिक समय में शासक बनता है तो इसके शासन के प्रारंभिक समय में ऐसे कुछ इसने नियम कानून उदारता पूर्वक पारित किए। जैसे वीर सिंह बुंदेला को इसने छत्रसाल नरेश को इसने एक उपाधि दी, और उसके बाद इसने जो है व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया व्यापार करने के लिए अपने शासन में। और कोई भी ऐसा व्यक्ति अपराध कर दे जिसके लिए उसके नाक कान ये वगैरह पहले जो काट लिए जाते थे, शारीरिक अंग भंग का जो प्रावधान था
उस अंग भंग के प्रावधान को इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये इसके प्रारंभिक समय में कुछ ऐसे उदारतापूर्वक इसके कार्य जो दिखाई देते हैं। और इसके बाद तो जहाँ तक जहांगीर की बात है, तो जहांगीर ने प्रारंभिक अवस्था में जो उदारतापूर्वक व्यवहार किया, इसने किसानों के साथ भी बड़ा उदारतापूर्वक व्यवहार किया और अस्पतालों की भी बहुत सारे ऐसे अस्पतालों की भी इसने स्थापना करी। इसके प्रारंभिक चरण में इन सब चीज़ों को देखने का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद इसके समय का जो पहला विद्रोह होता है जहांगीर के समय, वो खुसरो का विद्रोह होता है। खुसरो का विद्रोह, खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह कब हुआ है? तो खुसरो का विद्रोह 1605 ईस्वी में होता है। 1605 में जब ये शासक बनता है, जहांगीर शासन सत्ता पर आसीन होता है, तो उसके बाद जो है मानवाई से उत्पन्न पुत्र होता है खुसरो। उसी ने इसके शासन के प्रारंभिक समय में जो है विद्रोह कर दिया और इसके विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया जाता है। इसको महावत खां को इसके विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, उसने विद्रोह को दबा दिया। और लेकिन चूँकि इसका लगाव भी इसके साथ बहुत होता है खुसरो के साथ, और इसने खुसरो को जो है सिर्फ हिदायत देकर इसने खुसरो को छोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में देखा ये कि खुसरो के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता और पुनः खुसरो ने विद्रोह कर दिया। और इसलिए जब खुसरो पुनः विद्रोह करता है तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए इसने जो है, चूँकि 17 वर्ष की आयु थी खुसरो की और ये बादशाह बनने के सपने देखने लगा था, वह 5 अप्रैल 1605 को आगरा के किले से भाग निकला और दिल्ली होता हुआ ये लाहौर की तरफ चला गया। उस समय तक इसके समर्थकों की संख्या लगभग 12,000 हो गई। और सिख गुरु अर्जुन देव, सिखों के गुरु होते हैं सिख गुरु अर्जुन देव, सिखों के गुरु होते हैं अर्जुन देव। अर्जुन देव ने इसे संरक्षण दिया और इसे आशीर्वाद दिया। और कहीं न कहीं इसको संरक्षण देना, इसको आशीर्वाद देना, सिखों और जहांगीर के बीच में शत्रुता का ये प्रारंभ हो जाता है। इसके पहले सिखों के बारे में अगर बात करें तो सिखों के जो पहले धर्मगुरु होते हैं गुरु नानक होते हैं, उसके बाद गुरु अंगद या लहना होते हैं, और उसके बाद गुरु अमरदास होते हैं, और अमरदास के बाद गुरु रामदास, और ये 5वें गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव। इन्हीं के समय से सिखों और मुग़लों के बीच में एक शत्रुता का प्रारंभ हो जाता है। तो सिखों और मुग़लों के बीच में जो शत्रुता का प्रारंभ होता है वो गुरु अर्जुन देव के समय में शत्रुता का प्रारंभ गुरु अर्जुन देव के समय में होता है। तो यहाँ से जो है इनके संबंध थोड़े से बिगड़ जाते हैं और बिगड़ने का जो कारण बनता है वो खुसरो को संरक्षण देना होता है। गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया कि जाओ जो है आप शासन सत्ता पे तुम आसीन होगे। तो कहीं न कहीं जो है जहांगीर के मन में जो है इस बात को लेकर गुरु अर्जुन देव के प्रति जो है थोड़ा सा क्रोध उत्पन्न हुआ होगा और इसी के कारण आगे चलकर इसने गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी, गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। तो यहाँ से सिखों और इनके बीच में एक शत्रुता का प्रारंभ हो जाता है। लाहौर के किलेदार ने उसके लिए किले के फाटक खोल दिए। खुसरो को भागने की सूचना जब जहांगीर को कुछ घंटों में ही मिल जाती है, उसने एक सेना शहजादा का पीछा करने के लिए भेजी और स्वयं लाहौर की तरफ चल दिया। खुसरो ने भैरावाल के मैदान में जहांगीर का मुकाबला किया। तो दोनों के बीच में युद्ध कहाँ होता है? भैरावाल के मैदान में। तो भैरावाल के मैदान में दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में खुसरो पराजित हो जाता है। ठीक है, भैरावाल के युद्ध में खुसरो पराजित हो जाता है। और जब इस युद्ध में खुसरो पराजित हो जाता है तो पराजित होने के बाद चिनाब नदी को पार करते हुए साथियों ने इसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद खुसरो को कैद कर लिया गया। इस प्रकार 1 माह में ही इसके विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन 1607 में जब जहांगीर काबुल से वापस लाहौर की तरफ आ रहा था तभी मार्ग में उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया। खुसरो के अतिरिक्त इसमें कुछ अन्य सरदार भी शामिल थे। तो 1607 में चूँकि यहाँ पर जब जहांगीर ने खुसरो को यहाँ कैद किया गया था तो बाद में थोड़ा सा इसके साथ उदारता का व्यवहार किया गया, इसे छोड़ दिया गया। और बाद में इसने 1607 में फिर जो है जहांगीर की हत्या का इसने षड्यंत्र रचा। जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रच के इसने जो है जहांगीर को मारने का प्रयास किया। तो 1607 में इसने जब जहांगीर के खिलाफ उसकी मृत्यु के लिए इसने षड्यंत्र रचा तो इसमें जो है सभी अधिकारियों को पकड़ के मौत के घाट उतार दिया गया और इनको कठोर दंड दिया गया।
और खुसरो को अंधा कर दिया गया और बाद में शहजादे पर दया करके उसकी आँखों का इलाज कराया गया, परंतु एक ही आँख में थोड़ी रोशनी आ सकी। उसके पश्चात खुसरो को प्राय बंदी बना लिया जाता है। तो जब इसके आँखों को अंधा कर दिया जाता है और इसके बाद चूँकि इससे इसका जहांगीर का खुसरो के साथ लगाव भी होता है और इसी के कारण जो है इसने बाद में इसकी इस आँखों का इलाज करवाया और इसकी एक आँखों में रोशनी वापस आ जाती है। और बाद में जब शहजादा खुर्रम, चूँकि शहजादा खुर्रम की प्रतिद्वंदिता भी इसके साथ थी शासन सत्ता को लेकर, कहीं न कहीं जो है उसके मन में एक शंका भी बैठा हुआ था। खुसरो शासन सत्ता पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए जब दक्षिण भारत शहजादा खुर्रम ये दक्षिण भारत जब जा रहा था तो इसने जो है जहांगीर से ये आग्रह किया कि मैं दक्षिण भारत में शहजादा खुसरो को भी ले जाना चाहता हूँ। तो खुसरो को भी ले जाने की इजाज़त दे दी जहांगीर ने और रास्ते में ही शहजादा खुर्रम ने शहजादा खुसरो की हत्या करा दी। ठीक है, तो इस तरीके से शहजादा खुसरो का अंत हुआ और शहजादा खुसरो को इलाहाबाद के खुसरो बाग में दफनाया गया है। तो अगर ये पूछे इसका मकबरा कहाँ है तो बता सकते हैं आप इलाहाबाद के खुसरो बाग में शहजादा खुसरो का मकबरा है और इसी मकबरे में इसकी माता मानबाई को भी दफनाया गया। तो माता और पुत्र दोनों का मकबरा कहाँ है तो इलाहाबाद के खुसरो बाग में है, जिसको खुसरो बाग के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक दुखद अंत हुआ शहजादा खुसरो का और ये इसके समय का प्रथम विद्रोह होता है। इसके बाद साम्राज्य विस्तार, जहांगीर के साम्राज्य विस्तार की बात की जाए, साम्राज्य विस्तार ठीक है, जहाँ तक जहांगीर के साम्राज्य विस्तार की बात है तो ये अकबर ने जिस साम्राज्य की परंपरा को स्थापित किया था जहांगीर ने उसके अनुकूल कार्य करने का प्रयास किया। उत्तर भारत की विजय छोटे छोटे कुछ राज्यों को अतिरिक्त प्राय पूर्ण थी। अकेला मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जिसने उस समय तक मुग़लों की सत्ता मानने से इनकार कर दिया था। तो पूरे राजपूताना एरिया में एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य होता है मेवाड़। जहाँ का मेवाड़ के शासन की बात की जाए, मेवाड़ पर जहाँ पर राणा उदय सिंह का शासन होता था, तो राणा उदय सिंह के बाद चूँकि अकबर के समय में मेवाड़ को पर आक्रमण किया गया और चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया गया था और यहीं पर जैता और कुंपा बड़ी वीरतापूर्वक जयमल और फत्ता सिंह बड़ी वीरतापूर्वक यहाँ पर लड़ते हैं और इनकी वीरता से प्रभावित होकर उसने हाथियों पर इनकी 2 मूर्तियाँ बनवाई आगरा के किले के पास, फतेहपुर सिकरी के पास। तो आगरा के किले के पास उसने बनवाई और उसके बाद जो है उदय सिंह के बाद इन क्षेत्रों पे राणा प्रताप का शासन होता है। उदय सिंह का लड़का होता है राणा प्रताप और राणा प्रताप ने भी आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसने भी निरंतर जो है उससे संघर्ष जारी रहा। तो कहीं न कहीं अकबर के समय में मेवाड़ ऐसा राज्य होता है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन निरंतर जो है राणा प्रताप ने उसके विरुद्ध युद्ध किया। परिस्थितियाँ विकट होने के बाद भी उसने निरंतर इनसे युद्ध किया और राणा प्रताप के बाद उसका जो लड़का होता है राणा अमर सिंह ये जहांगीर का समकालीन होता है। तो मेवाड़ का शासक जहाँ तक पूछे कि मेवाड़ का कौन सा ऐसा समकालीन, जहांगीर का समकालीन ऐसा कौन सा शासक होता है, तो आप बता सकते हो कि मेवाड़ का जो जहांगीर का समकालीन शासक होता है वो अमर सिंह होता है। तो इसने अपनी पिता की परंपरा का निर्वहन इसने भी किया और इसने भी अमर सिंह ने भी जहांगीर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जहांगीर ने इसको अपनी अधीनता में लेने का प्रयास किया लेकिन अमर सिंह ने भी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो प्रारंभिक समय में दोनों के बीच में संघर्ष होता है और उस संघर्ष का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, अमर सिंह इसकी अधीनता में नहीं आता। तो जहांगीर को लगा कि अमर सिंह के साथ जो है एक समझौता किया जाए इसे अपने अधीन लाने के लिए। तो जहांगीर ने इसके ऊपर अमर सिंह के ऊपर इसने आक्रमण किया लेकिन इसका विशेष कोई फ़ायदा नहीं होता। तो प्रारंभिक युद्ध में जो है जब अमर सिंह और
इसके बीच में कोई रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि उसी समय शहजादा खुसरो का भी विद्रोह था, इसीलिए महावत खां को इसके विरुद्ध नियुक्त किया गया था। महावत खां को वापस शहजादा परवेज़ को नियुक्त किया गया था और शहजादा परवेज़ को वापस बुला लिया जाता है। और जब शहजादा परवेज़ को वापस बुला लिया जाता है तो उसके बाद अमर सिंह के खिलाफ महावत खां को नियुक्त किया जाता है। महावत खां को इसके खिलाफ नियुक्त किया जाता है। महावत खां के खिलाफ युद्ध में ये पराजित हो जाता है, दर्रों में शरण लेने के लिए विवश हो जाता है, लेकिन अभी भी इसको पूरी तरह से अमर सिंह को जो है पराजित नहीं किया गया था। और उसके बाद महावत खां को वापस बुला लिया जाता है और इसकी जगह 1611 में इसकी जगह जो है अब्दुल्ला खां को नियुक्त किया जाता है। अब्दुल्ला खां, ठीक है, 1611 में जो है अब्दुल्ला खां को नियुक्त किया जाता है। राणा अमर सिंह के विरुद्ध जो है अब्दुल्ला खां को नियुक्त किया जाता है। पूछा जा सकता है कि राणा अमर सिंह के विरुद्ध किसे नियुक्त किया गया था, तो आप बता सकते हो कि 1611 में अब्दुल्ला खां को नियुक्त किया गया। इसने रानपुर के दर्रे में इन्हें परास्त किया। यद्यपि थोड़े समय के पश्चात राजकुमार करण को युद्ध में परास्त करके अपने सम्मान को पुनः इसने स्थापित कर लिया, परंतु यह अधिक सफल न रहा। इसके पश्चात राजा बसु और उसके असफल होने पर मिर्जा अजीज खोका को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। 1613 में स्वयं जहांगीर अजमेर गया और शहजादा खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बाद में अजीज खोका को वापस बुला लिया गया और शहजादा खुर्रम को इस कार्य के लिए लगाया गया। अब जो है अमर सिंह के विरुद्ध जो है किसे लगाया गया, शहजादा खुर्रम को इस कार्य के लिए लगाया गया। शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां को इसके विरुद्ध लगाया गया। शहजादा खुर्रम को जब इसके विरुद्ध लगाया गया तो शहजादा खुर्रम ने राजपूतों को साहसपूर्ण युद्ध इनके साथ किया और राणा प्रताप के समय में ही हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जो इनके बीच में युद्ध चल रहा था उसमें जो है राजकुमार करण और अन्य राजपूत सरदारों ने राणा को मुगलों से संधि करने की सलाह दी। राणा ने इसे स्वीकार कर लिया और अब एक राजदूत शहजादा खुर्रम के पास भेजा गया। ठीक है, तो शहजादा खुर्रम के प्रयास से ही जो है अमर सिंह और इसमें एक संधि हो जाती है। ठीक है, तो मुग़लों से मेवाड़ और मुग़लों में पहली बार संधि हो जाती है। मेवाड़ प्लस मुग़ल, मेवाड़ और मुग़लों में संधि किसके समय में होती है ये जानते रहिएगा, तो जहांगीर के समय में। तो जहांगीर ने भी उचित समझा, एक लंबा संघर्ष इनके साथ चला आ रहा था और कहीं न कहीं उस संघर्ष का पटाक्षेप होने वाला था, तो इसीलिए जो है इसने इस बात को संधि के लिए ये भी तैयार हो जाता है। तो शहजादा खुर्रम के प्रयास से जो है राणा अमर सिंह और इसके बीच में संधि हो जाती है, क्योंकि खुर्रम ने इनकी स्थिति खराब कर दी थी। तो इसीलिए अमर सिंह से इसके लड़के करण सिंह ने इससे आग्रह किया कि ऐसा करिए कि मुग़लों के साथ संघर्ष कर लिया जाए, संधि कर लिया जाए। एक लंबे समय तक इनसे संघर्ष नहीं किया जा सकता, तो दोनों के बीच में संधि हो जाती है। और संधि के फलस्वरूप जो है राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह को जो है मुग़ल दरबार में मनसब दिया जाता है। ठीक है, और मनसब दिया गया, लेकिन राणा अमर सिंह ने जो है नौचौकी नामक स्थान में एकांतवास किया और अपने पुत्र करण सिंह के पक्ष में शासन सत्ता को त्याग दिया। तो इस तरीके से मेवाड़ जो अभी तक जो है मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जिसने अब संधि के फलस्वरूप इनकी अधीनता स्वीकार करता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा चाहे अकबर के समय तक उसने जो है कभी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, और इसीलिए कहा जाता है कि जहांगीर के समय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है मेवाड़ के साथ संधि करना और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करना। ठीक है, तो इस तरीके से मुग़लों और मेवाड़ के बीच में एक संधि हो जाती है। आइए अब आगे देखते हैं जहांगीर की दक्षिण विजय। जहांगीर की दक्षिण विजय, जहाँ तक अकबर के समय में देखा गया दक्षिण में खानदेश और अहमदनगर ने उसकी अधीनता स्वीकार कर दी थी। तो जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है तो अकबर के मरने के बाद खानदेश और इन सारे दक्षिण के चाहे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा जैसे राज्य, इन्होंने अपने आप को जो है एज ए स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहे थे और पूरी तरह से अकबर के समय में भी इन्हें अपने अधीन नहीं लाया गया था। एकमात्र खानदेश को छोड़ दिया जाए तो ये इसकी अधीनता में पूरी तरह से नहीं आ पाए थे। तो पुनः जो है इनके खिलाफ अभियान करने के लिए दक्षिण भारत के खिलाफ इसने जहांगीर ने अपने पिता के द्वारा आरंभ किए गए कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया।
अकबर के समय में चूँकि खानदेश और अहमदनगर कुछ राज्य को जीत कर अपने भाग में मिलाया गया था, परंतु अहमदनगर का राज्य समाप्त नहीं हुआ था। बीजापुर और गोलकुंडा पूर्णतः जो है ये समाप्त नहीं हुए थे और कहीं न कहीं जो है अभी भी ये एज ए स्वतंत्र रूप से वहाँ पर शासन किया करते थे और इसीलिए जो है इनके खिलाफ अभियान के लिए जो है जहांगीर तत्पर हुआ और जहांगीर ने जो है उस समय मुग़लों की दक्षिण भारत की विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर के एक योग्य वजीर मलिक अंबर ने प्रस्तुत की। तो इस समय यहाँ का एक अहमदनगर का वजीर होता है अहमदनगर मलिक मलिक अंबर यहाँ का एक योग्य वजीर होता है। इसने अहमदनगर को जीतने में एक बड़ी बाधा के रूप में ये सामने आता है और ये जो है मुग़लों के लिए जो है एक बड़ी बाधा होती है मलिक अंबर, ठीक है। चूँकि मलिक अंबर एक योग्य सैनिक होता है, सेनापति होता है और मलिक अंबर जो कि अबेसिनियाई एक दास होता है, ये कासिम ख्वाजा नामक एक व्यक्ति ने बगदाद के बाज़ार में से इसे ख़रीदा था। इसने अहमदनगर के मुर्तज़ा निज़ाम शाह प्रथम के एक योग्य मंत्री मीरक दबीर चंगेज़ खां को बेचा और वहीं से उसके बाद जो है ये अहमदनगर की सेवा में आता है और ये अहमदनगर की सेवा में आने के बाद धीरे धीरे जो है इसने अपने जो है पद में इसने धीरे धीरे जो है वृद्धि करवाई। चूँकि इसके अंदर जो सैनिक योग्यता होती है वो कहीं न कहीं जो है ये इसे आगे बढ़ने के लिए जो है एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। और अंबर ने बाद में बीजापुर राज्य में जाकर नौकरी कर ली थी, परंतु वह अहमदनगर वापस आ गया और उसने आनम खां की सेवा में 150 घुड़सवारों के मनसबदार का पद हासिल कर लिया। तो 150 घुड़सवारों के साथ जो है 150 घुड़सवारों के साथ जो है ये इनकी सेवा में आ जाता है और इस तरीके से अब ये अहमदनगर की सेवा में चला आता है, ठीक है। और अहमदनगर की सेवा में आकर ये जो है शहजादा दानियाल ने इसी समय शहजादा दानियाल ने अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया था और तब मलिक अंबर और मलिक राजू को मुग़लों पर आक्रमण करने तथा उन्हें तंग करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया और अपने इस कार्य को इसने बखूबी बड़ी सफलतापूर्वक मलिक अंबर ने जो है शहजादा दानियाल के ख़िलाफ़ इस कार्य को सफलतापूर्वक इसने पूर्ण किया और इनको मुग़लों को जो है परेशान करने का दायित्व दिया गया था। और छापामार पद्धति जो है मुग़लों अहमदनगर की मलिक अंबर की ही देन है, इसी ने जो है छापामार पद्धति का प्रयोग किया अहमदनगर में। तो इसकी युद्ध शैली जो है दक्षिण भारत में जो है इसकी मुग़लों के विपरीत एक अलग शैली से ये युद्ध करता था। और 1601-1602 में मलिक अंबर ने मंडेर के सबसे पहली बार मुग़लों को प्रत्यक्ष रूप से कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो जाता है परंतु जीवित बच गया। अपने साथी सरदार मलिक राजू से मलिक अंबर की नहीं पड़ती थी। प्रतिद्वंद्विता के कारण मलिक अंबर ने 2 बार अहमदनगर राज्य का साथ छोड़ा और उसकी सेवा बाद में फिर स्वीकार की। तो जो इसका सहयोगी होता है मलिक राजू, इससे इसकी पटती नहीं थी। तो कहीं न कहीं मलिक राजू और इसके मतभेद के कारण ही मलिक अंबर ने 2 बार अहमदनगर की सेवा छोड़ दी थी, लेकिन बाद में जो है ये फिर जो है अहमदनगर की सेवा में आता है। तो इसने जो है उसके बाद जो है निरंतर अहमदनगर की सेवा की और ये एक योग्य वफादार सेनापति होता है। और जहांगीर के बादशाह बनने और खुसरो के विद्रोह के समय कुछ वर्ष दक्षिण भारत में शांति रही, लेकिन मलिक अंबर ने उस समय का उपयोग किया और विभिन्न सुधारों तथा अहमदनगर राज्य की शक्ति को दृढ़ करने के लिए इसने पूरी तरह से जो है अहमदनगर की शक्ति को दृढ़ किया। उसने सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार की सुरक्षा किए। टोडरमल की लगान व्यवस्था से इसने सबक लिया और उस व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो अहमदनगर के विरुद्ध किया गया जहांगीर का अभियान होता है वो पूरी तरह से सफल नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और इसके बाद जो है अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे दक्षिण भारत की विजय, जहांगीर की दक्षिण भारत की विजय के बारे में बात करेंगे। और जो भी यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो फिर आप बात कर सकते हो। आज के लिए इतना, धन्यवाद।